पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को भी हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद भीड़ ने पिता और पुत्र की हत्या कर दी। ये घटना शनिवार दोपहर की है, जब भीड़ ने एक गांव पर हमला कर दिया। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में धारा 163 लागू है। इंटरनेट बंद है। पुलिस और बीएसएफ का जबरदस्त पहरा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस को निशाना बनाया है। पश्चिम बंगाल का एक शहर है मुर्शिदाबाद, उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा। दोनों राज्यों की राजनीति बिल्कुल अलग है। तो पहला सवाल आपके जहन में यह जरूर आएगा, क्या वाकई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने राजनीतिक सत्ता को लेकर, अगले बरस होने वाले चुनाव को लेकर कोई संकट है, या फिर उसकी अगले बरस उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चुनाव होने हैं 2027 में, उसको लेकर क्या योगी आदित्यनाथ के सामने कोई संकट है? फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि दोनों जगहों पर दो अलग अलग राजनीतिक मिजाज बिल्कुल राजनीतिक सत्ता के साथ खड़े होकर जो दृश्य इस देश के सामने रखते हैं, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होनी नहीं चाहिए? या फिर वोटों के ध्रुवीकरण या राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखना या अपनी राजनीतिक जमीन को बचाना और बनाना ही सबसे बड़ा कार्य हो चुका है? पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद में मुस्लिमों की तादाद 66% है, 66%, यानी बहुसंख्य तबके में मुस्लिम समुदाय है। अगर आप इसके समानांतर उत्तर प्रदेश के आगरा का जिक्र करेंगे तो यहां हिंदू बहुसंख्यक है, यानी 89% हिंदू है यहां पर। लेकिन जिक्र मुर्शिदाबाद से किया जाए, मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान। यहां से मुर्शिदाबाद के इलाके से 3 सांसद चुनकर आते हैं। तीनों सांसद, राज्य की सत्ता टीएमसी यानी ममता बनर्जी के पास है, तो उन्हीं की पार्टी से तीनों सांसद चुन के आते हैं। यहां की 8 नगर पालिकाओं में से 7 पर टीएमसी का कब्जा है। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में तुरंत उठेगा, तो क्या जो कुछ मुर्शिदाबाद में हो रहा है उसे राज्य सरकार थाम पाने में, रोक पाने में विफल है, या फिर जो कुछ हो रहा है वो सहमति से हो रहा है राज्य सरकार के, जहां टीएमसी की सत्ता है? संरक्षण तो सत्ता से मिलता है, और संरक्षण का मतलब यह होता है कि कानून व्यवस्था काम नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था हमारे अनुकूल रहेगी, हम उसे चलाएंगे क्योंकि आपने हमें चुना है, हमें सत्ता में भेजा है। तो ऐसे में क्या संविधान की शपथ और कौन सी कानून व्यवस्था, क्या जिक्र किया जाए, ये सारी चीजें बेमानी है। संरक्षण हमारा होगा, तो आप बटिएगा मत, अगले वर्ष चुनाव है। आपके जहन में होगा ये राजनीतिक सत्ता का खेल पश्चिम बंगाल में खुले तौर पर अगर नजर आ रहा है, तो क्या वाकई ये संदेश है राजनीतिक तौर पर एक संकट ममता बनर्जी के सामने है, उनके अपने पारंपरिक वोट बैंक को लेकर है, या फिर जिस वोट बैंक के आश्रय वो सत्ता में आई है उसके मद्देनजर है? हो सकता है, इनकार कैसे किया जाए। क्षण के लिए एक दूसरे पन्ने पर आकर खड़े हो जाइए। यह दूसरा पन्ना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का है। आगरा शहर में कल जो हुआ, जिस तर्ज पर हुआ, उसमें हाथों में हथियार लहराते हुए करनी सेना की मौजूदगी थी। आगरा में लगभग हमने जानकारी दी 89-90% हिंदू है। उस आगरा में एक विधायक जो है वह बीजेपी का है। उससे सटा हुआ इलाका कुछ हिस्सा जहां पर करनी सेना विरोध भी कर रही थी, वह फतेहपुर सीकरी का भी एक छोटा सा इलाका है, वहां पर भी बीजेपी का ही सांसद है। आगरा में कुल 9 विधायक चुने जाते हैं। 9 के 9 विधायक बीजेपी के हैं। मेयर बीजेपी का, सबसे बड़ी तादाद में पार्षद, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पार्षद को मिला लीजिएगा तो उनसे ज्यादा पार्षद बीजेपी के 57। और इन परिस्थिति के बीच में वहां पर जो नजारा नजर आया, वो नजारा विरोध का हो सकता है, लेकिन एक सांसद के विरोध में, उसके दिए बयान के विरोध में है। और सांसद ने जो बयान दिया उसको लेकर पार्लियामेंट तक के भीतर भी चर्चा हुई, बहस हुई, तनातनी भी मची। लेकिन उससे हटकर कोई ये बताने को तैयार हुआ ही नहीं कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की जरूरत आगरा शहर में क्यों पड़ गई, और फिर वहां पर भी क्या जैसे ममता बनर्जी की सहमति अपने वोट बैंक को लेकर वक्फ बोर्ड के नजरिए के आश्रय मुर्शिदाबाद में नजर आ रही थी, जिसका असर पूरे बंगाल में दिखाई दे रहा है, क्या उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के भीतर इस दौर में बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों जब बनारस पहुंचे तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री जानते हैं कि उनका वोट बैंक कैसे, किस रूप में राजनीति के आश्रय चल सकता है। तो अतीत और अतीत के बाद मौजूदा वक्त में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण, इसको अपने अनुकूल और कितनी ढील कैसे देनी है, किस रूप में देनी है,
यह मायने रखता है। और कुछ देर के लिए दोनों जगहों के मुद्दों को भूल जाइए और उस राजनीति पर आइए जिसको लेकर आपने रेड कारपेट बिछाई है। और उस रेड कारपेट को हमने उठाकर आपको जानकारी दी कि राजनीतिक सत्ता के पास अगर इतनी बड़ी ताकत है जहां पर वह अपने अनुकूल सब कुछ कर सकती है, तो जरा सोचिए उस ताकत को लेकर कैसा नशा होता होगा। इन दोनों जगहों की तस्वीरों में एक तस्वीर इसलिए मुर्शिदाबाद की त्रासदीदायक है क्योंकि वहां पर 3 मौत हुई है। गिरफ्तारी हालांकि 150 से ज्यादा लोगों की हुई है, जो गिरफ्तारी आगरा में नहीं हुई है, लेकिन वहां 3 मौतें हुई हैं। और इन परिस्थिति के बीच राजनीति ने खुद को संभालते हुए कहा, अब 16 तारीख को मैं मुस्लिम नेताओं से मिलूंगी। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड पर सुनवाई होनी है, जो बिल नया आ चुका है कानून की शक्ल में। और 17 तारीख को हैदराबाद में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चर्चा करेगा उस पर जो कानून की शक्ल में आ चुका है, पार्लियामेंट ने मोहर लगा दी है। बातों का जिक्र करना उससे हटकर कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र के आश्रय जो बराबरी का अधिकार वोटों के जरिए है, क्या वो आर्थिक तौर पर लोगों को अधिकार बचा है या नहीं बचा है, या फिर राजनीतिक सत्ता ने उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। इसीलिए मुर्शिदाबाद का वोटर ममता बनर्जी के साथ ही खड़ा है। इसीलिए जब हिंदुत्व का परचम लहराएगा तो उत्तर प्रदेश के भीतर वोटर योगी आदित्यनाथ के साथ ही खड़ा होगा। और जब जनता से कोई सरोकार नहीं है तो जनता एक वोट बैंक के तौर पर अलग अलग है, या फिर अपने समुदाय विशेष को लेकर उसमें संरक्षण और शांतिपूर्ण जीने भर के लिए राजनीतिक सत्ता कौन सी उसको चाहिए, किस रूप में चाहिए, इसी के संघर्ष में सब कुछ खत्म हो गया। तो मुर्शिदाबाद में जो 3 व्यक्ति मारे गए, उसमें एक एजाज है, उम्र है 17 बरस, दूसरा है चंदन दास जिसकी उम्र है 35 बरस, तीसरे हैं हरगोविंद दास जिनकी उम्र है 65 बरस। आर्थिक तौर पर हमने जो वहां जानकारी हमारी टीम ने हासिल की, तीनों की परिस्थितियां बड़ी विपन्न है। लोगों की जिंदगी, वो माहौल और वो परिस्थितियां किसी को कोई मतलब नहीं है। उस सत्ता को पाने के लिए जिस लोकतंत्र और जिस संविधान का वो जिक्र करते चले जाए, उस सत्ता को ना गंवाने के लिए वो तमाम चीजें खारिज करने को तैयार है। और मौजूदा वक्त की हकीकत, वो मुर्शिदाबाद हो या आगरा हो या देश का कोई भी हिस्सा हो या आने वाले वक्त में वो तमाम परिस्थितियां हो या फिर पार्लियामेंट के भीतर होने वाली बहस हो, उसमें भी शरीक होकर देख लीजिएगा तो फिर आपके सामने वो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ जाएगा और रेड कारपेट खुद ब खुद गायब हो जाएगी। और इस श्वेत शाम के भीतर का सच एक ऐसी कटीली जमीन है जिस पर आप चल नहीं सकते हैं। और यह परिस्थिति इस देश की राजनीति को अगर लाभ देती है तो मतलब बहुत साफ है, अब विचारधारा नहीं, उस सत्ता को पाने की होड़ और लड़ाई है जिसमें कौन कितना बड़ा अपराधी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।